हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तो आज का जो हमारा पीवाईक्यू सीरीज का टॉपिक है आपात उपबंध। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वो कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, 352 या फिर 356। तो किसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति? तो 352, आर्टिकल 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। किन किन चीजों में? तो यानी कि किसी भाग की सुरक्षा भारत के, या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की जो है घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब हम अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। 352 में राष्ट्रीय आपात, क्या राष्ट्रीय आपात, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है और 360 के तहत वित्तीय आपात है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्तीय आपातकाल की को घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो वित्तीय आपातकाल को घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो आपातकाल चाहे राष्ट्रीय आपात हो, राष्ट्रपति शासन हो या फिर वित्तीय आपात हो, तीनों ही राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। भारत में वित्तीय आपात काल घोषित करने का जो अधिकार है वो किसके? तो राष्ट्रपति के ही पास है। और संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के आपातकाल की घोषणा करता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल और 356 के तहत राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में, तो आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में अधिक अधिकार मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो 352 किससे संबंधित है? नए राज्य के गठन की घोषणा, सीजेआई की नियुक्ति की घोषणा से, लोकसभा भंग करने की घोषणा से या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है और इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि संपूर्ण भारत या फिर उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी हमला या फिर सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न होता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 के तहत है और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का डैश में उल्लेख किया गया है। तो किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? 352, 360, 320 या फिर 275। तो वित्तीय आपातकाल की बात की गई है 360 में, 360 में, और इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है 352 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं और देश में किसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या फिर उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की वित्तीय साख या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र सरकार की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल की ऐसी उद्घोषणा 2 माह, कितने? तो 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार राज्य के मुख्य सचिव, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या फिर राज्य के मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का जो अधिकार होता है वो भारत के राष्ट्रपति के ही पास होता है।
उद्घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वापस भी यानी कि निरस्त भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है, किसी भी समय किया जा सकता है, कि किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है और इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। संसद से राष्ट्रपति को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी समय वापस ले सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब किसी राज्य में प्रशासन संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो अथवा उस राज्य के किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो और सभी दल गठबंधन बनाकर भी सरकार न बना पा रहे हों, यानी गठबंधन के द्वारा भी न बना पाए, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और किसके? तो राज्यपाल के परामर्श पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 380, 370, 280 या फिर 356, तो कौन सा देता है? तो 356, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग कहाँ पे? तो पंजाब के पेपसू विधानसभा 1951 में किया गया था। जो प्रथम बार प्रयोग किया गया था अनुच्छेद 356 का, तो पंजाब के पेपसू विधानसभा 1951 में किया गया था। लेकिन पहली बार किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है वो जुलाई 1959 में केरल में किया गया था, पहली बार किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ। और सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन है वो 10 बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, जो अब तक 10 बार लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? 2 बार, 1 बार, 0 बार या 3 बार? तो भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार घोषित नहीं किया गया। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगाया गया और वित्तीय आपात की उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या फिर साख को खतरा है। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा उसका अनुमोदन 2 माह के अंतर्गत किया जाना चाहिए। संसद द्वारा जो उसका अनुमोदन है वो कितने? तो 2 माह के अंतर्गत किया जाना चाहिए दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडलीय सचिव या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। किसकी? तो एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? प्रावधान जो है वो किस भाग में है? तो भाग 20, भाग 15, भाग 17 या फिर भाग 12 और भाग 18। तो आपात उपबंध जो है वो किस भाग में है? तो भाग 18 में आपात उपबंध है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है जिसमें 3 प्रकार के आपातकालीन शक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है जो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के आधार पर लगाया जाता है। वित्तीय आपात 360 राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा के आधार पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल,
या फिर वित्तीय आपातकाल, तो तीनों ही प्रकार के जो आपात हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए जाते हैं, तो तीनों ही सही हो जाएंगे। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात या राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है, यानी कि कितने दिनों तक रहती है। यदि सत्र के चलते उस सदन के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन या फिर 3 महीने। तो अगर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो 1 महीने में समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने, तो 1 माह के बाद समाप्त हो जाती है। यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन की सीमा 2 माह थी। प्रारंभ में कितनी थी, 2 माह थी, किंतु 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटाकर 1 माह, कितना, तो 1 माह कर दिया गया है। एक बार संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा मात्र 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। एक बार अनुमोदित की गई मात्र कितने, तो 6 माह तक रहेगी, और आगे जारी रखने के लिए पुनः अनुमोदन आवश्यक है। एक बार से 6 माह तक रहेगी और अगर आगे बढ़ाना है तो दोबारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 352(6) के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार स्वीकृत करा जाना चाहिए। एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो, कितना हो, 2/3 हो, और मतदान करें तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो। उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के विशेष बहुमत से तथा उस सदन की कुल सदस्यता के 1/3 हिस्से से। उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के साधारण बहुमत से, और प्रस्ताव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों का उस सदन में 2/3 हिस्से से विशेष बहुमत से। तो किसके द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, तो एक विशेष बहुमत जो कि उस प्रस्ताव के पक्ष में है और वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो, और मतदान करें जो कि मतदान कर रहे हो, और उस सदन की कुल सदस्यता का क्या हो, बहुमत हिस्सा हो। तो ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(6) में यह अपेक्षा की गई है कि पहली बार में या उसके बाद कभी भी उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। किससे, तो विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, और उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान डैश के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो कौन से अधिकार जो हैं वो स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो स्वतः जो स्वचालित रूप से जो निलंबित होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वो होते हैं स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि 19 में दिए हुए हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, कितने, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, अनुच्छेद 353 तथा 354 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का क्या है, प्रभाव है। अनुच्छेद 358 और 359 में मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव दिया गया है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाता है। स्वतः निलंबित हो जाता है। और यदि आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। और सशस्त्र विद्रोह शब्दों को आंतरिक अशांति के स्थान पर पहले
सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति कहा जाता था और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया है। सशस्त्र विद्रोह कहा जाने लगा आंतरिक अशांति की जगह पे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता का अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद से भारत में कितनी बार आपात स्थिति घोषित की गई है? 3 बार, 1 बार, 2 बार या फिर 4 बार। तो आजादी के बाद से भारत में जो आपातकाल स्थिति घोषित की गई है वो अभी तक 3 बार की गई है। अनुच्छेद 352 में प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह पूरे भारत या फिर किसी राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात अब तक भारत में कितने? तो 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। तो कब कब की गई है? तो 26 अक्टूबर 1962 को बाह्य यानी कि चीनी आक्रमण के कारण, किसके? तो चीन के आक्रमण के कारण 26 अक्टूबर 1962 को प्रथम बार की गई और 3 दिसंबर 1971 को बाह्य आक्रमण ही पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण के आधार पर की गई और 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में डैश शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। तो 356 से संबंधित है आपातकाल, राज्यपाल शासन, कर्फ्यू या फिर राष्ट्रपति शासन। तो 356 से संबंधित है राष्ट्रपति शासन। भारत के किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपात एवं भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपात को क्या 360 में वित्तीय आपात कहा जाता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। ये तीनों अनुच्छेद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित हैं। इससे तो तीनों जो अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित हैं और भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथा प्रथम जो घोषणा की गई थी, तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीन आक्रमण के समय 1962 में, पाकिस्तान आक्रमण के समय 1965 में या पाकिस्तान आक्रमण के समय 1973 में। तो कब की गई थी? तो प्रथम बार जो घोषणा की गई थी वो चीन के आक्रमण के द्वारा 1962 में की गई थी, जबकि पाकिस्तान के आक्रमण द्वारा दूसरी बार की गई थी जो कि 1971 में की गई थी और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। तो भारत में प्रथम बार आपातकाल की जो उद्घोषणा की गई थी वो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। कब? तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। अगला टॉपिक है संविधान संशोधन एवं महत्वपूर्ण विवाद। संविधान संशोधन एवं कुछ महत्वपूर्ण जो विवाद है। तो क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे बढ़ाया गया था अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण को? 42वां संविधान संशोधन और 44, 73 या फिर 79वां संविधान संशोधन तो किसके द्वारा बढ़ाया गया था? तो 79वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 79वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया था। 42वां संविधान संशोधन ये सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो लघु संविधान के रूप में किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42 संविधान संशोधन को जाना जाता है। इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है?
तो 81वें संविधान संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन, 74वां या फिर 77वां, तो किसके द्वारा किया गया है? तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9, कौन सा? तो भाग 9, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 कैसे 243 नए तक तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो भाग 9 और भाग 9 में अनुच्छेद 243 कैसे लेकर 243 नए तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची में कितने? तो 29 विषय सम्मिलित किए गए। 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित किए गए, जबकि नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई भाग 9 में, और उसमें 18 विषय थे। इसमें पंचायतों के गठन, पंचायतों के लिए निर्वाचन और महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, सदस्यों की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं और पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, पंचायतों के कार्यकाल और उनकी शक्तियों से संबंधित अन्य प्रावधान भी क्या थे? किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत की आयु को, तो पंचायत नहीं, द्वारा मतदान की आयु को, किसकी आयु को? तो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 21 वर्ष से घटाकर मतदान की जो आयु है वो किसके द्वारा 18 वर्ष कर दी गई है। तो 31वां संवैधानिक संशोधन, 44वां या फिर 73वां या 61वां, तो मतदान की जो आयु घटाकर 18 वर्ष की गई है, किससे वो की गई है? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है और इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया था। तो किसमें? 326 में संशोधन किया गया था अनुच्छेद में, और जब ये 18 वर्ष आयु की गई थी मतदान की, वर्तमान में 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल पर नया भाग 14A यानी कि 14 क या 14A से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 99वां संशोधन, 42वां, 71वां या फिर 50वां, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया है? तो न्यायाधिकरण पर एक नया अनुच्छेद 14 क जोड़ा गया है, जिसमें न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण से संबंधित एक नया भाग 14 क जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया 14 क, और इसके तहत अनुच्छेद 323A के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण एवं 323B के अंतर्गत अन्य मामलों के लिए अधिकरणों का प्रावधान किया गया। अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। अधिकरण क्या है? तो एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसे प्रशासनिक या फिर कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया गया है। किसके लिए? तो कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया गया है। यह विवादों के अधिनिर्णय और संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकारों के निर्धारण, प्रशासनिक निर्णय और किसी विद्यमान प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। क्या करती है? विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा इन्हें दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया या फिर निलंबित किया जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके मामले की जांच करने और उनके खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश करने के बाद ही
राष्ट्रपति इन्हें हटाते या फिर निलंबित करते हैं। राष्ट्रपति इन्हें क्या करते हैं? हटाते या फिर निलंबित करते हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष और 65 वर्ष। क्या है कार्यकाल? 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु के लिए होता है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा फरवरी 1964 में श्री के संस्थानम समिति की अध्यक्षता वाली किसकी? तो श्री के संस्थानम समिति की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी। श्री के संस्थानम समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डैश संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया है। तो किस संशोधन के द्वारा? तो चौथे संशोधन, 52वें संशोधन, 24वें संशोधन या फिर 42वें संशोधन। तो किसके द्वारा जो है वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों को स्थानांतरित कर दिया गया है राज्य सूची से समवर्ती सूची में? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को तो 5 विषयों को राज्य सूची से स्थानांतरित कर दिया गया है समवर्ती सूची में। तो वो विषय हैं शिक्षा, वन, नाप तोल और वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन को राज्य सूची से किसमें? समवर्ती सूची में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तित करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। तो किसके? तो प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाला कौन सा संशोधन था? 93वां संवैधानिक संशोधन, 31वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन या फिर 74वां संवैधानिक संशोधन। तो प्रस्तावना में संशोधन करने वाला जो संवैधानिक संशोधन था वो था 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और ये प्रथम बार था। और इसके द्वारा कुछ नए शब्द भी जोड़े गए थे जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 1976 के 42 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 नए शब्द भी जोड़े गए। कौन से वो शब्द थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यही प्रस्तावना का अंतिम संशोधन है और प्रस्तावना में सिर्फ अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संवैधानिक संशोधन, और यही अंतिम संशोधन था। और इंदिरा गांधी सरकार के समय यह हुआ था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था किस सरकार के समय? तो इंदिरा गांधी सरकार के समय। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। किसके? तो 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किससे लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया? तो संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया। 44वां संशोधन, 42वां पहला संशोधन या फिर 25वां संशोधन। तो संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से निरस्त किया गया है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत क्या किया गया? भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और ये किसमें था? तो ये भाग 3 के आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उसमें ही 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। एक संपत्ति का भी अधिकार था जिसे हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार बनाया गया था। आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या किया गया? सैन्य विद्रोह को आधार बनाया गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में क्या किया गया? तो परिवर्तन लाया गया। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर
एक कानूनी यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया 300 कै अनुच्छेद 300 कै के तहत। अगला क्वेश्चन है 73 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1996, 2005, 1986 या फिर 1992। 73 में संवैधानिक संशोधन को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1992 में किया गया था और इसके तहत पंचायतों के लिए अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। 73 में संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद ने 1992 में कब? तो 1992 में अधिनियमित किया था और ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। और इस संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन के गठन को तो स्थानीय स्वशासन के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जो कि पंचायतों के विषय से संबंधित है और संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 243 कै से 243 न तक है। और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है किसके मामले में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। तो किस मामले में कहा गया था? कॉमन कॉज यानी कि पंजीकृत सोसाइटी बनाम भारत संघ, लीली थॉमस बनाम भारत संघ और अन्य, अर्बन मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य या फिर इंदिरा साहनी आदि बनाम भारत संघ और अन्य। तो ये बात कही गई थी अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्णब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य न होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार 32 उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र 32 के ही समान है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 31A को डैश द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया है। तो 31A को किसके द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो संविधान 25वां संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 31A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। 31A को संविधान के प्रथम जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसके ही द्वारा 1951 द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। अनुच्छेद 31A भारत के लोगों को अपनी संपत्ति को रखने, उसका निपटान करने का अधिकार देता है जैसा कि वे उचित समझते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकार को डैश में उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया है। तो किसमें माना गया है? तो सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साहा और महेश चंद्र गुप्ता बनाम भारत संघ। तो किसमें कहा गया है? तो बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साहा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार कार्य बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद किसमें? तो बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साहा मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया है। अगला क्वेश्चन है 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निदेशक तत्व जोड़ा गया है? तो कौन सा जोड़ा गया है? तो कृषि एवं पशुपालन को व्यवस्थित करना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।
तो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना जोड़ा गया है, जिसको कि डीपीएसपी भाग में रखा गया है 43 बी, आर्टिकल 43 बी। क्या है? आर्टिकल 43 बी। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था और यह 15 फरवरी 2012 को लागू किया गया था। कब? तो 15 फरवरी 2012 को लागू किया गया था तथा संविधान में परिवर्तन के तहत सहकारिता को संरक्षण देने के लिए 19(1)(c) में संशोधन किया गया। उनमें संबंधित अनुच्छेद 43 बी और भाग 9 बी को सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन है, डैश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता। तो किसमें बात कही गई है? तो भीम सिंह बनाम भारतीय संघ, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार, बिहार राज्य बनाम मुकुंद साहा, या फिर बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। तो किसमें ये बात कही गई? तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य 1952 के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। क्या? पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। और इस मामले में याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य और अन्य प्रतिवादियों से यह कारण बताने के लिए एक नियम प्राप्त किया कि बिक्री के आकलन के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने का निषेध या फिर उत्प्रेरणा की प्रकृति, या निषेध और उत्प्रेरणा की प्रकृति में एक रिट क्यों जारी नहीं की जानी चाहिए, क्यों जारी नहीं की जानी चाहिए। और बिहार राज्य की ओर से सरकारी प्लीडर और अन्य प्रतिवादियों जिन्हें नियम की सूचना देने का निर्देश दिया गया था द्वारा नियम के विरुद्ध कारण दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था। तो 15% तक सीमित कर दिया था। तो किसके द्वारा? 91वें संविधान संशोधन, 99वां संशोधन, 85वां या फिर 73वां। तो 91वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, ये बात कही गई। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित किया गया। कितने? 15% तक। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था 78वां संवैधानिक संशोधन, 102वां संवैधानिक संशोधन और 85वां संवैधानिक संशोधन और 100वां संवैधानिक संशोधन। तो किसके द्वारा? तो 102वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है और 102वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। और 103वां जो संवैधानिक संशोधन है वो आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की बात करता है। और 104वां संविधान संशोधन SC/ST के आरक्षण में वृद्धि करता है। 104वां संशोधन क्या करता है? तो SC/ST के आरक्षण में वृद्धि करता है। और 105वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु राज्यों का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? तो किस हिस्से के रूप में जो है जोड़ा गया है? तो किस हिस्से के रूप में जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन, 54वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर 42वां संशोधन। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसके? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्यों को। कितने जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे।
और एक जोड़ा गया है जो कि 11वां है, टोटल 11 हैं, उसे 86वें संशोधन के द्वारा एक और जोड़ा गया, प्लस एक कर दिया गया, तो टोटल कितने हैं, तो टोटल 11 हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और इसे रूस के कहाँ के संविधान से इसे लिया गया है, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत इसे एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल कानून से संबंधित है, और 54वां संविधान संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में क्या शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, तो स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, 31वां संवैधानिक संशोधन 1951, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 और 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984, तो किसके द्वारा, तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। तो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में शहरी स्थानीय निकाय, क्या शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, और इसे संविधान की किस 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया था, और 18 कार्यों सहित निधियों तथा कर्मचारियों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया गया था। 1992 में ही 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, किससे, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसे पंचायती राज संस्थाओं के रूप में भी जाना जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास क्या होंगे, विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं होगा, तो किस मामले में ये कहा गया था, किस बाद में, तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या फिर शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ, तो गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये बात कही गई थी कि, और 6:5 के निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या फिर सीमित करने का अधिकार नहीं होगा। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6:5 के निर्णय द्वारा ये निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है, और यह निर्णय 11 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था। कितने, तो 11 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था। 6 न्यायाधीश बहुमत में थे और 5 अल्पतम में थे, और इसी मामले में संविधान के अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था कर दी गई थी कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया, तो किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया, 1995, 1998 और 2002 या फिर 2000। तो आप देखिए, ये नहीं है कि संवैधानिक संशोधन ही पूछा जाएगा कि संशोधन, अगर आपने संशोधन याद कर लिए और आपने उनके साल को याद नहीं किया, उनके वर्ष को याद नहीं किया है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन देख के ही हमें PYQ से हमें इन्हीं चीज़ों का पता चलता है क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। तो 2002 के द्वारा 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात मौलिक अधिकारों में शामिल की गई, और किस संशोधन के द्वारा, तो 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A, किसमें, तो अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से मौलिक अधिकार में किया गया।
और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल, क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 45 में 6 वर्ष से कम के, और यह प्रावधान 86 में संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है। तो बिल ऑफ राइट्स कहाँ के संविधान में है? तो कहाँ के संविधान में है बिल ऑफ राइट्स? यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूके या फिर भारत? तो यूएसए के संविधान में बिल ऑफ राइट्स है। बिल ऑफ राइट्स अधिकारों का जो विधेयक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पहले 10 संशोधनों का सामूहिक नाम है, और यह अमेरिकी सरकार की शक्तियों पर रोक लगाते हैं और नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों को हमेशा के लिए सुरक्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल यानी कि कोलेजियम प्रणाली को क्या था, बदलना था? तो किसने की? 42वें संविधान संशोधन, 71वां संवैधानिक संशोधन, 99वां संवैधानिक संशोधन या फिर प्रथम संवैधानिक संशोधन? तो ये बात 99वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कोलेजियम प्रणाली की शुरू की गई। भारतीय संविधान में 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? तो अधिशासी मंडल, क्या, अधिशासी मंडल कोलेजियम प्रणाली को बदलना था। 71वें संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? तो निम्नलिखित में से किसके पास जो है भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, भारत की संसद या फिर राज्य विधानमंडल? तो भारत की संसद के पास किसी राज्य का नाम को बदलने, क्षेत्र एक राज्य से घटाकर दूसरा राज्य बनाने की शक्ति तो भारत की संसद के पास है। अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। क्या कर सकती है संसद? विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, डैश केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा। तो निजता के अधिकार को बरकरार रखा है किस केस में? तो सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला और न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारतीय संघ और अन्य, और ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो न्यायमूर्ति के.एम. पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारतीय संघ और अन्य। निजता का अधिकार, तो निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीगत स्वतंत्रता के एक हिस्से में संरक्षित है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में? तो पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 में निजता के अधिकार को बरकरार रखा है। किस मामले में? तो पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता डैश के मामले में चुनौती का विषय थी। तो किस मामले में चुनौती का विषय थी कि संवैधानिकता 31A-B-C की संवैधानिकता? तो चिरंजीत लाल बनाम भारत, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी और DAV कॉलेज भटिंडा बनाम पंजाब राज्य या फिर बमन राव बनाम भारत संघ। तो बमन राव बनाम भारत संघ मामले में चुनौती का विषय थी। अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की जो संवैधानिकता थी वो बमन राव बनाम भारत संघ, कौन सा? तो बमन राव बनाम भारत संघ मामले में चुनौती का विषय थी। बमन राव बनाम भारत संघ 1981 मामले में न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले समय पर 9वीं अनुसूची में कानूनों को शामिल करने के लिए संविधान में
संशोधन वैध होंगे। क्या होंगे? संविधान में संशोधन जो है वो वैध होंगे, लेकिन इस तिथि के बाद शामिल कानूनों को इस आधार पर चुनौती दी जा सकेगी कि वे संविधान के आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाने के कारण संसद की संवैधानिकता शक्ति से क्या है? परे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है? 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है, तो किसमें? मेनका गांधी मामला, SR बॉम्बे मामला, मिनर्वा मिल्स मामला या फिर केशवानंद भारती मामला? तो SR बॉम्बे मामला, SR बॉम्बे मामला। SR बॉम्बे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। क्या हो सकता है? तो शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। तो SR बॉम्बे मामले में SR बॉम्बे बनाम भारत संघवाद 1994 बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर अनुच्छेद 356 के जबरन दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। क्या किया? जबरन दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। वर्ष 1977 में मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। कब? तो 1977 में मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया गया था, और उसी के जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स का कब का है? तो 1980 का है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में सही ठहराया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में सही ठहराया गया था? तो ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, शिलांग बनाम कप्तान WA संगमा, या फिर इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, और की होता होलोहन बनाम जाचिलू, या फिर मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये बात की होता होलोहन बनाम जाचिलू मामले में कही गई थी। दल बदल विरोधी जो कानून था उसको सही ठहराया गया था इस मामले में। तो दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने की होतो होलोहन, इतना ही याद रख लेना, की होतो होलोहन बनाम जाचिलू के मामले में सही ठहराया था। और की होतो होलोहन मामला किसका मामला जो है वो विधायकों की अयोग्यता और इस तरह के मामलों को तय करने में अध्यक्ष की शक्तियों को कवर करने वाला कानून 1985 में बनाया गया था। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, यह मामला आम चुनाव से जुड़ा था। किससे? तो यह मामला जो था आम चुनाव से जुड़ा था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण ने याचिका दाखिल कर इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने रायबरेली के संसदीय चुनाव में सीमा से ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। ये आरोप इंदिरा गांधी पर राजनारायण ने लगाया था, और इस मुकदमे को इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से जाना जाता है, और ये चुनाव से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31A और 31B को डैश द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो संविधान में जोड़ा गया था तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1951, संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951, और 6ठा संविधान संशोधन अधिनियम 1951, तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो 31A और 31B को किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 31A और 31B को संविधान के पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया, और चौथा संविधान संशोधन 1955 में हुआ था, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। क्या कर सकती? परीक्षा नहीं कर सकती। और संविधान का 6ठा संशोधन किससे संबंधित था? तो 6ठा संशोधन हुआ था 1956 में, और यह इस संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर
अंतर्राष्ट्रीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया था। यानी कि छठे संविधान संशोधन 1956 में जो संशोधन किया गया था उसमें 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। किसमें? तो 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था और 7वीं अनुसूची के भी संघ सूची में। तीसरा संशोधन जो था वो 1954 में हुआ और इस पारित हुआ था और इसके द्वारा क्या किया गया? तो संसद को खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास और कपास के बीज एवं कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोकहित में शक्तिशाली बनाया गया था। क्या किया गया था? तो लोकहित में शक्तिशाली बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने डैश के मामले में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को लागू किया था? तो सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को लागू किया था AR अंतुले बनाम RS नायक या फिर नरेश श्रीधर मीरजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, और अगला है MC मेहता बनाम कमलनाथ और चरणलाल साहू बनाम भारत संघ। तो उच्चतम न्यायालय ने MC मेहता बनाम कमलनाथ में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को लागू किया था। तो सार्वजनिक सिद्धांत किस मामले में लागू किया गया था? तो MC मेहता बनाम कमलनाथ, MC मेहता बनाम कमलनाथ। MC मेहता बनाम कमलनाथ भारतीय पर्यावरण कानून में एक ऐतिहासिक मामला था जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक न्यास सिद्धांत भारत में लागू होता है। सार्वजनिक न्यास सिद्धांत कहाँ लागू होता है? तो भारत में लागू होता है। और न्यायालय ने लोक न्यास सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि यह सिद्धांत प्राथमिक रूप से इस नियम पर आधारित है कि हवा, पानी, समुद्र, वन इत्यादि प्राकृतिक स्रोतों का जनजीवन के लिए बहुत अधिक महत्व होता है और इसीलिए इन्हें व्यक्तिगत स्वामित्व की विषय वस्तु होने देना पूर्ण रूप से अनुपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 59वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 59वां जो संविधान संशोधन है वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1993, 1995, 1992 या फिर 1989। तो ये किया गया था 1992 में। 59वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ जिसके अंतर्गत क्या हुआ? दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की स्थापना 1 फरवरी 1992 को हुई। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की जो स्थापना है वो 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई और दिल्ली के लिए 70 सदस्य विधानसभा तथा 7 सदस्य मंत्री परिषद की व्यवस्था भी की गई थी। विधानसभा 70 सदस्य थी और जो मंत्री परिषद थी वो 7 सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार 86वां संशोधन, खाली संशोधन रह गया यहाँ पे, 62वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन। तो 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया 21 कै के तहत। इसके 21 कै के तहत, जिसे DPSP में से अनुच्छेद 45 में से लाया गया था और 21A में 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य बता दिया गया। भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का क्या किया गया? मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया और संविधान में अनुच्छेद 21 कै शिक्षा का अधिकार जोड़कर प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष, राज्य क्या? तो राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 45 में शिशु की देखरेख तथा 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना राज्य का कर्तव्य होगा। तथा अनुच्छेद 51 कै क्या? अनुच्छेद 51 कै के तहत माता पिता तथा अभिभावकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष, कितने? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1994, 1 सितंबर 1998, 1 जून 1993, 1 मार्च 1995। तो 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू किया गया? तो 1 जून 1993 को लागू किया गया।
भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं नगरपालिका नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके द्वारा नगरपालिका से संबंधित एक नया भाग 9 क जोड़ा गया। कौन सा भाग? तो 9 क जोड़ा गया, जिसमें नगरपालिकाओं का गठन, संरचना और निर्वाचन, सदस्यों की योग्यताएं व अयोग्यताएं और महिलाओं व अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण और नगरपालिकाओं की शक्ति, उत्तरदायित्व और अधिकारों का प्रबंधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़कर, इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषयों को समाहित किया गया। यह संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, लगभग हर वर्ष यानी कि हर कितने वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और डैश वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो 5 या फिर 20 वर्ष में या फिर 15 वर्ष में या फिर 10 वर्ष में। तो ये 10 वर्ष में। कितने? तो 10 वर्ष में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 1950 में 10 साल, 1960 तक, और एससी के लिए 15% तथा एससी के लिए 7.5%, 7.5% आरक्षण की बात कही गई थी। धीरे धीरे इसे खत्म करने के बजाय वर्ष 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश पर इसमें अन्य पिछड़े वर्गों को भी शामिल कर लिया गया। लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित करके एससी एसटी का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और बढ़ा दिया जाता है। ध्यातव्य है कि 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती। तो संसद के किसी भी अधिनियम को जो है कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी? तो किस ऐतिहासिक मामले में बात कही थी? तो कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंती लाल मिस्त्री, या मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने बात कही थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार हैं लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या फिर मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो कितने बहुमत से यह निर्णय दिया था? 3-2 के बहुमत से, 4-3 के बहुमत से, और 7-6 के बहुमत से, या फिर 12-1 के बहुमत से। तो कितने बहुमत से यह निर्णय दिया था? तो 7-6 के बहुमत से केशवानंद भारती बाद में यह फैसला दिया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 7-6 बहुमत से फैसला दिया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो, मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। संशोधन तो कर सकती है और न ही उसे बदल सकती है। और इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया था, क्योंकि गोकलनाथ बाद में कहा गया था कि संसद संशोधन कर ही नहीं सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो पूरी तरह से हटा दिया गया है कौन से हिस्से को? भाग 22, भाग 11, भाग 7 या फिर भाग 5।
तो संविधान का वो एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से संविधान से हटा दिया गया है तो भाग 7 है। भारतीय संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया था और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्यों का विवरण अनुच्छेद 238 इसमें तो 238 में था। अगला क्वेश्चन है, संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या फिर हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला उपरोक्त कथन से संबंधित है? तो कौन सा मामला? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य और चंपकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी और नष्ट यानी कि निरस्त, परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती है 368 का उपयोग। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में ये बात कही गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती और न ही उसे बदल सकती है। और इस प्रकार इस मामले में संविधान के मूलभूत ढांचे, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत अस्तित्व में आया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो केशवानंद भारतीवाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है और इसे 52 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है और यह अनुसूची 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष डैश में कार्यान्वित हुआ और जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान किए गए थे। तो भारत का संविधान पहला संशोधन वर्ष कब किया गया? तो 1951 में। कब? तो 1951 में। भारत के संविधान में पहला संशोधन जून 1951 में किया गया और इस संशोधन में क्या हुआ? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारों की व्यवस्था है। और इस संशोधन के द्वारा 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। किसे? तो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया तथा भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में डैश जोड़ी गई। तो क्या जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन के द्वारा और अनुच्छेद 31 क और 31 ए और बी जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को भारतीय जनता पर पूर्ण रूप से लागू किया गया और संविधान में प्रथम संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें सबसे पहले बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। सबसे पहले कौन सा? तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 एवं मुंबई काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम 1948 में सुधार किया गया था और इसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है? तो भारत में मत देने के लिए जो विधिक उम्र है वो क्या है? 16 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो भारत में मत देने के लिए जो विधिक उम्र है वो 18 वर्ष है वर्तमान में। पहले 21 वर्ष थी जिसको 61 में संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया है। तो भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र 18 वर्ष है जिसे 61 में संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को डैश क्या कहते हैं? कहाँ पे पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो संशोधन संविधान के किसी संशोधन को तो पहले लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी पेश किया जा सकता है और दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ही वह अधिनियम बनता है। भारत के संविधान में किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। कितने? तो 3 प्रकार से। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्य द्वारा साधारण बहुमत से समर्थित और संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। प्रथम 2 तरह के संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं, जबकि संसद का साधारण बहुमत के द्वारा किया गया संशोधन 368 के तहत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान का 7वां अध्याय जिसे 1956 में संशोधित किया गया था वह किस विषय में था? तो वह किस विषय में था? भाग बी राज्यों, राजभाषा, भारत का विभाजन या फिर केंद्र शासित प्रदेशों। तो भाग बी राज्यों से संबंधित था। तो मूल भारतीय संविधान का 7वां अध्याय जिसे 1956 में संशोधित किया गया वह राज्य का विषय था और इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में रहने दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले में सही है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले में सही है। तो आरक्षण किसी भी तरह से मानदंड के 50% से अधिक नहीं होगा। आरक्षण नीतियों के दौरान नवोन्त वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए और पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो कौन से सही हैं? तो तीनों ही बातें सही हो जाती हैं, तो तीनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए और आरक्षण किसी भी तरह से 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में मामले में पारित सही फैसले में मंडल आयोग का मामला था। क्या? मंडल आयोग का मामला निम्न कथन सही। तो आरक्षण किसी भी तरह से 50 मंडलवाद में कहा गया है 50% से अधिक नहीं होगा। आरक्षण नीतियों के दौरान नवोन्त वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाएगा और पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो 42वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय कौन था? तो जैल सिंह, नीलम संजीवन रेड्डी या फरुखुद्दीन अली अहमद या बीबी गिरी। तो कौन था? तो 42वां संविधान पारित के समय जो भारत का राष्ट्रपति था वो फरुखुद्दीन अली अहमद थे। फरुखुद्दीन अली अहमद। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान का दर्जा दिया गया और यह अब तक का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विवादास्पद संविधान संशोधन था और इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय, कौन से? तो 2 नए अध्याय 4 कै और 14 कै और 9 नए अनुच्छेद 39 कै, 43 कै, 131 कै, 145 कै और 127 कै, 128 कै और 257 कै जोड़े गए तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। क्या किया गया? तो 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया और उस समय भारत के राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक थे और इसके प्रमुख प्रावधान हैं। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया और सभी निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई और भाग 4 कै और अनुच्छेद 51 कै जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया और 5 से 6 वर्ष कर दिया गया और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्त कर दिया गया। यानी कि संसद जो भी संविधान संशोधन करेगी उसे न्यायिक परीक्षण से जो है क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। न्यायालय उसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ था? तो निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में जो है पहला संशोधन हुआ था? तो KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, चंपकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य और गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ था? तो चंपकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य। तो चंपकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य के बाद में अनुच्छेद 55 में और एक नया खंड 4 जोड़कर राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति करने के लिए विशेष उपबंध बनाने का क्या दिया गया? अधिकार प्रदान किया गया। और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 85, 87, 174, 176, 341 और 342 और 343 में क्या किया गया? संशोधन किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो संविधान संशोधन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 4, 2, 5 या फिर 3? तो भारत में संविधान संशोधन के लिए 3 पद्धतियां हैं। 3 पद्धतियां हैं। संविधान के 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया और इसमें 3 विधियों द्वारा सब अपनाया गया। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित संकल्प तथा अनुसमर्थन से संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम भारत राजनारायण और लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ और श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ। तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण मामले में आपातकाल की घोषणा को माना गया। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 के मामले में ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई थी। किसकी? तो आपातकाल की घोषणा की गई थी और इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी। किसने? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की थी, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है क्या? तो संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो दोनों ही बातें जरूरी हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है और प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो 3 विधियों द्वारा किया गया है निम्न है। साधारण विधि द्वारा संशोधन। पहला है साधारण विधि द्वारा, इनकी संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून का रूप ले लेता है और इसके अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन और संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं शामिल हैं। अगला है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तो इस संशोधन में संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित कर राष्ट्रपति से स्वीकृति क्या प्राप्त की जाती है और इसके अंतर्गत न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों की कुछ विशेष बातों को छोड़कर संविधान के अन्य सभी संशोधन किए जाते हैं। और अगला है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संविधान संशोधन। तो संविधान में कुछ संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडल में आधे की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यों में कितने? तो राज्यों के कुल विधानमंडलों में कुल जो है उनके आधे की स्वीकृति आवश्यक है और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं पद्धति आते हैं और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य विधायी संबंध और 7वीं अनुसूची संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। किसे? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है
25वें संविधान संशोधन, 36वें, 44वें या फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ और कल हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आयोग, अगला जो हमारा टॉपिक होगा। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं।